दोस्तों, लाइव क्लास एक्सपीरियंस के लिए फॉलो कीजिए हमारे अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल के अंदर आज हमारी बारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट को समझने की। अभी तक हमारी फिजिकल केमिस्ट्री हो चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुकी है, और आज हम जानने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एक ऐसा चैप्टर जो अगर हम बच्चों से पूछें तो उनको हमेशा से ही इसके में थोड़ा सा भय बना रहता है, डर बना रहता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आपके चैप्टर इसी एक क्लास के अंदर फिनिश हो जाए और इसके अलावा किसी चीज़ को करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से मेंबर हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 की बात कीजिए। यहाँ पर आते हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये एलिमेंट आते हैं। और जहाँ तक इन एलिमेंट की बात है, लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है। एटॉमिक नंबर को याद करने का भी एक सिंपल सा सीक्वेंस होता है कि लोअर टू आप याद करें, 32, 18, 18, 8, 8, 2 का यहाँ पे डिफरेंस होता है, यानी इनके एलिमेंट के बीच में एटॉमिक नंबर 32 का डिफरेंस होगा, फिर 18 का डिफरेंस होगा, फिर 18 का डिफरेंस होगा, फिर 8 का डिफरेंस होगा, फिर 8 का, अगर और एलिमेंट होता तो यहाँ 2 का डिफरेंस। अगर आप किसी एक मेंबर का एटॉमिक नंबर जानते हैं तो आप बाकी सभी एटम का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। जैसे आप जानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो सोडियम का कितना होगा, 3 + 8 यानी 11 ये रहेगा, और फिर पोटाशियम का 11 + 8 19 रहेगा, 19 + 18 37 रहेगा, 37 + 18 55 रहेगा, 87। इस तरह से हम इनके एटॉमिक नंबर को याद करते हैं। ऐसे ही ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर आप इनके एलिमेंट को याद करें तो आप समझ सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जहाँ तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात है वो है आपका रेडियम। और एटॉमिक नंबर को उसी तरह से याद करो, यहाँ डिफरेंस होगा 32 का, फिर होगा 18 का, फिर होगा 18 का, फिर होगा 8 का, और फिर होगा 8 का। इस तरह से इनके एटॉमिक नंबर के अंदर डिफरेंस बना रहता है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम 4 + 8, अगला कितना हुआ 12, अगला कितना हुआ 12 + 8 20, 20 + 18 वी कैन से 38, 38 + 18 56, और ये रहा आपका 82। इस तरह से आपने सबसे पहले इनके एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश करनी है। एलिमेंट याद हो जाए, एटॉमिक नंबर याद हो जाए, मेंबर याद हो जाए, क्योंकि कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, साइज के कंपैरिजन में क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सबसे पहले आपको इनके मेंबर को याद कर देना चाहिए। फिर जहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है, ग्रुप नंबर 1 NS1 यानी लास्ट एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। ग्रुप नंबर 2 NS2 कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं। इस तरह से इनका कलर और सॉफ्ट नेचर याद रखो। सॉफ्ट होने का कारण हो गया कि इनका साइज बड़ा होता है, इस वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, इस वजह से सॉफ्ट होते हैं। जहां तक एटॉमिक साइज की बात है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑलमोस्ट हर बच्चे को ये बात पता होती है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, पीरियड में साइज डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास वॉल्यूम, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, और इसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि वहाँ साइज बढ़ रहा है। और डेंसिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है। डेंसिटी जनरली लिथियम से फ्रेंशियम की तरफ बढ़ती है, लिथियम से फ्रेंशियम की तरफ बढ़ती है, लेकिन सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होती है। याद रखना है, लिथियम वैसे तो हमारे पास क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। जनरल ट्रेंड तो ये है कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लेकिन इतने से पॉइंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, पोटेशियम की डेंसिटी कम हो जाती है। यानी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये है यहाँ पर डेंसिटी का ऑर्डर। लिथियम और सोडियम पोटेशियम वाटर से लाइटर होते हैं, और इस वजह से ये कई बार फ्लोट भी करते हैं। लिथियम तो वाटर के ऊपर फ्लोट भी करता है। तो इस तरह से लाइटर देन वाटर आ जाए, आपसे पूछ लें, लाइटर एलिमेंट पूछ लें, अब इनका जवाब दिया जा सकता है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आया विच पोजेस हाई डेंसिटी, अब ये भी मैंने बताया किसकी डेंसिटी ज्यादा है, जल्दी से बता दो जवाब क्या रहेगा, सोडियम, विच इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी मैंने बताया कि हर ग्रुप का लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा, और लास्ट में कौन है हमारे पास, फ्रेंशियम। विच विल फ्लोट्स ऑन वाटर, अब ये मैंने बताया लिथियम, क्योंकि टॉपिक को ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि सीधा क्वेश्चंस के आंसर हमारे तैयार हो जाएं।
सपोर्ट देगी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द वॉल्यूम विल इंक्रीज डिक्रीज और सेम। अब आप समझते हैं, मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क करके बताया है सिंपल चीज, लेकिन क्वेश्चन इस पे पूछा जाता रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी की जहां तक बात है तो आपको शायद फैक्टर याद होगा, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, हम इस बात को जानते हैं। और ग्रुप नंबर 1 का साइज सबसे बड़ा होता है, साइज सबसे बड़ा होता है तो हम कहेंगे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होती है। डाउन द ग्रुप साइज और ज्यादा बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा कम होती है। अगर आपसे पूछें सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है तो आपको जवाब याद रहना चाहिए सीजियम, इसकी सबसे कम होती है। यानी सीजियम में जरा सी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और यही कारण है कि सीजियम मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है उसे मेटालिक कैरेक्टर भी कहा जाता है। और इस ग्रुप में सबसे बड़ा साइज होने की वजह से सीजियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो इसका मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेगा। तो सीजियम के बारे में कई सारी बातें होगी, एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा है। जहां तक रिएक्टिविटी की बात है, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और इलेक्ट्रॉन के लूज करने का मतलब लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। तो हम कहेंगे दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कारण हो गया ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस तरह से बच्चों ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ से हम सीख लेंगे। अगर आपसे पूछे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। सोडियम और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव कौन है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, यानी सोडियम। इस तरह से ध्यान रखना है, तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, या ये सारे एलिमेंट इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि नेचर में पहले ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, फिर ये हमारी नेचर के CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, और इस तरह से ये Na2CO3 कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हमारी नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका जवाब होगा कार्बोनेट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो जो पॉइंट बता रहे हैं बार बार वीडियो को देख के याद करो, या अपने शॉर्ट नोट साथ बना लो, बहुत है आपके लिए। मेटालिक कैरेक्टर हमने बताया था, ये होता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, या आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, सीजियम की। और मोस्ट मेटालिक एलिमेंट भी कौन सा हो गया, सीजियम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, और मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करेगा, सीजियम, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यही बताया था। चलिए कुछ क्वेश्चन की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बताएंगे जवाब, कौन, फटाफट। आपको बताया था कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, कम किसकी है, पोटेशियम की। विच इज मोस्ट मेटालिक कौन, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, और जवाब क्या हो गया आपके पास, अगेन पोटेशियम। विच इज मोस्ट फोटो इलेक्ट्रिक, वही होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, और जवाब क्या हो गया, पोटेशियम। इन पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बाय, सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, और जवाब क्या है, सीजियम। इस तरह से ये हमारा पॉइंट याद रहेगा। अब समझना, हाइड्रेशन इन ग्रुप के एलिमेंट में हाइड्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए हाइड्रेशन कह लीजिए सॉल्वेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम आयन को पानी में डालते हैं, किसी भी चीज को पानी में डालते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसे चारों तरफ से सराउंड करते हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड करते हैं तो यहाँ पर फिनोमेना होता है जिसको हम हाइड्रेशन के नाम से जानते हैं, हाइड्रेशन कहा जाता है। अब ये कहा गया कि अगर ये साइज छोटा है तो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन अगर साइज बड़ा होगा तो वहां पर न्यूक्लियस की दूरी ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और हाइड्रेशन वहां पे लोअर होगा। तो हम ये कहते हैं कि जितना छोटा साइज है उतना हाइड्रेशन ज्यादा है। तो हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो हाइड्रेट होने की टेंडेंसी, सॉल्वेट होने की टेंडेंसी वहां पे घटती है। इस पॉइंट को याद रखो। फिर सब पहले ग्रुप में पूछ लें मैक्सिमम हाइड्रेशन कौन शो करता है, तो आपका जवाब होगा लिथियम, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है। कि मैक्सिमम हाइड्रेशन यहाँ पे शो करता है, ये आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद ध्यान रखना कि जब हाइड्रेशन होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है, और उस बाहर निकलने वाली एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी,
जितना छोटा साइज होगा उतना हाइड्रेशन ज्यादा होगा, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन डिपेंड करता है साइज और चार्ज के ऊपर। ध्यान रखो, मैंने कहा जितना छोटा साइज होगा उतना हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ग्रुप नंबर 1 2 को कंपेयर करो। ग्रुप नंबर 1 जहां तक साइज की बात है ग्रुप नंबर 1 का साइज ज्यादा होता है, और जहां तक चार्ज की बात है ग्रुप नंबर 1 का चार्ज कम होता है और ग्रुप नंबर 2 का चार्ज ज्यादा होता है। यानी ग्रुप नंबर 2 स्मॉल साइज है और ज्यादा चार्ज है, इस वजह से इनका हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है हाइड्रेशन का क्या रिलेशन है, हाइड्रेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है। अब आप याद रखिएगा, जितना छोटा साइज होगा उतना हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और जितना हाइड्रेशन ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज का मतलब है आयन का साइज प्लस वाटर का साइज। अब लिथियम में ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल साइज माना जाएगा जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ होगा, इसे इफेक्टिव साइज कहा जाता है। जितने ज्यादा वाटर होंगे उतना इफेक्टिव साइज ज्यादा होगा, और जितना इफेक्टिव साइज ज्यादा होगा उतनी मोबिलिटी कम होगी। अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखना, पानी के अंदर जितना बड़ा साइज होता है उतनी मोबिलिटी ज्यादा होती है। मैं इस बात को अलग से लिखवा देता हूं कि मोबिलिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहले देखेंगे नॉन एक्वस पानी है या नहीं है। अगर पानी नहीं है तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। जैसे आपसे कह दें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको लिक्विड स्टेट में लिया या नॉन पोलर के अंदर लिया, CCl4 के अंदर लिया, तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी होगी लिथियम की। लेकिन अगर आप ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि हमारे पास पानी होगा और पानी के अंदर हमें याद रखना है साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। मोबिलिटी तो वहां सबसे ज्यादा आंसर क्या होगा? लिथियम, और लिथियम वहां पे रहेगा कम और ज्यादा रहेगा पोटेशियम, क्योंकि जिसका साइज बड़ा है वही ज्यादा मोबाइल, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन कम होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो डायरेक्ट याद रखो। ये जैसे मैंने ये पॉइंट बताया है कि साइज इज इनवर्सली टू हाइड्रेशन और डायरेक्टली टू इफेक्टिव साइज एंड सो ऑन, इस तरह से इन पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश की जाए तो बेहतर होगा। अब देखिए अगली चीज आती है लैटिस एनर्जी। हमारे पास 3 एनर्जी होती है, एक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक लैटिस एनर्जी, और एक होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। अगर आपके पास आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। और अगर आपके पास मेटल और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड है, अगर उसको तोड़ना है तो वहां जो एनर्जी चाहिए उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के नाम से पहचानते हैं। तो तीनों चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, नेचर और बॉन्ड के बेसिस पे इनके नाम अलग अलग बदल गए हैं। एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, एक लैटिस एनर्जी है, एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, चीज ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। अब लैटिस एनर्जी के बाद मतलब ध्यान रखिएगा, जितना छोटा साइज होगा उतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। कंपेयर हुआ NaCl, KCl, लैटिस एनर्जी बतानी है, क्लोरीन काट दो, कॉमन है, सोडियम पोटेशियम, बड़ा साइज किसका? पोटेशियम का, छोटा किसका? सोडियम का। तो जिसका साइज छोटा है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अगर यही सवाल आपसे इस तरह से पूछा जाता कि आपके पास है NaCl और आपके पास है MgCl2, तो अब एनायन सेम है, क्लोरीन, सोडियम है +1, मैग्नीशियम है +2, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम +2 के केस में चार्ज ज्यादा होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे सॉल्व होगा। और ध्यान रखना कि अगर पानी में सॉलिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई पानी के अंदर सॉलिबिलिटी एक्सप्लेन करो, तो हमेशा ही आपने लैटिस एनर्जी के ऊपर जवाब देना है। वैसे 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, लेकिन आपने हमेशा लैटिस एनर्जी के बेसिस पे जवाब देना है। एक्सेप्शन एक है सल्फेट, जहां पर हाइड्रेशन एनर्जी वरना लैटिस एनर्जी। हम ये कहेंगे कि लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी का फैक्टर सामने दिया गया है कि साइज इज इनवर्सली चार्ज इज डायरेक्टली, और जितनी लैटिस एनर्जी कम होगी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, और जितनी लैटिस एनर्जी कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी उसके उसी तरह के प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान रखिएगा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन पे यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी की सभी चीजें बुक्स में दी जाती हैं लेकिन वो हमें पजल करने के लिए दी जाती हैं, हमें ज्यादा उनका इस्तेमाल नहीं करना। अभी एक क्वेश्चन आया, विच विल हैव हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी हमने बताया था इनवर्सली टू साइज एंड डायरेक्टली टू चार्ज, इस तरह से होता है।
आप पहचान लो क्या जवाब हो सकता है। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी देखना है तो सोडियम, पोटाशियम, ये तो +1 वाले हैं, इनको तो हटा दो। मैग्नीशियम, कैल्शियम दोनों पे +2 चार्ज है, लेकिन मैग्नीशियम का साइज छोटा है, तो चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, तो इस तरह से हमारा जवाब क्या हो गया, MgCl2, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। विच इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल कौन होगा। अब NH4, 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 ये पार्ट तो इन सभी में कॉमन है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, और जिसकी लैटिस एनर्जी हुई ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी कम। तो इस तरह से हम कहेंगे हमारा जवाब क्या बनेगा कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, NH4I, साइज बड़ा है, लैटिस एनर्जी कम है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। विच शो मैक्सिमम मोबिलिटी इन वाटर एंड CCl4, यानी कौन वाटर में ज्यादा मोबाइल होगा, कौन CCl4 यानी नॉन पोलर। लिथियम वाटर में, देखो वाटर में मैंने बताया था जितना छोटा साइज होता है मोबिलिटी कम होती है, तो लिथियम वाटर के अंदर लेस होगा, लेस इन वाटर, और CCl4 के अंदर नॉन पोलर है, वहां पर हाई होगा, तो वी कैन से मोर इन CCl4। तो वाटर में मैक्सिमम किसकी होगी, ऑपोजिट, लिथियम की जब वाटर में लेस है और CCl4 में ज्यादा है, तो हम कहेंगे वाटर के अंदर मैक्सिमम सॉल्युबल कौन होगा, मैक्सिमम मोबिलिटी सोडियम की, और CCl4 के अंदर होगी किसकी, लिथियम की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनने को तैयार है। ठीक है बच्चों, अब बारी है रिड्यूसिंग नेचर की। ध्यान रखना यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जो भी एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं, और ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट ही कहलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ है, यहाँ पर भी आपको नॉन एक्वस और एक्वस के फर्क को समझना होगा, और उसके विद रिस्पेक्ट ही आपको जवाब देने की कोशिश करनी होगी। नॉन एक्वस में ध्यान रखिएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, यहाँ ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका बड़ा साइज होगा, यानी लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, क्योंकि जिसका बड़ा साइज होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो नॉन एक्वस में सीजियम होगा स्ट्रॉन्गर, लेकिन एक्वस मीडियम के अंदर थोड़ी सी बात पलट जाती है, एक्वस में लिथियम जिसको कम होना चाहिए था वो सबसे ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ हमारा ऑर्डर कुछ इस तरह से बनता है, ये रहेगा। ऐसा आखिर क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, इसका कारण बहुत सिंपल है, लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रेशन इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करते हैं, और जब इतने सारे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं तो इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है जो लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को अपने आप बाहर निकाल देती है। लिथियम में से इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकलता है और इस वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हमारा जवाब होगा हाई हाइड्रेशन एनर्जी रिजल्ट इन रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिथियम, और टेक्निकल शब्द इस्तेमाल होता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट हाई हाइड्रेशन एनर्जी इन केस ऑफ लिथियम। तो हमें इस बात को याद रखना है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, और सीजियम है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन नॉन एक्वस। अगली बारी है मेटालिक बॉन्ड को समझने की। देखिए मेटालिक बॉन्ड और मेटालिक कैरेक्टर में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेटालिक कैरेक्टर है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, साइज बढ़ता है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, अब देखिए सपोज आपके पास बहुत सारे मेटल एटम हैं, बहुत सारे मेटल एटम हैं, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप किसी मेटल का एक छोटा सा भी सैंपल लेते हैं उसमें बहुत सारे मेटल एटम प्रेजेंट होंगे, ये सभी मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का एक पूल बनता है, इलेक्ट्रॉन का पूल, और क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है और इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम कर्नल के नाम से पहचानते हैं। तो ये कहा जाता है कर्नल। कर्नल क्या हुआ, पार्ट ऑफ एटम अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम ये कहते हैं कि जितना कर्नल का साइज छोटा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर देखिए कर्नल का साइज बड़ा होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे कम होता। तो मेटालिक बॉन्ड के बारे में याद रखो कि अगर साइज छोटा है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो भी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे अगर आपसे पूछते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, तो हमें पता है पोटेशियम का साइज बड़ा होता है तो पोटेशियम की मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है, ये लेस स्ट्रॉन्ग होता है।
दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास भी 1, पोटेशियम के पास भी 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सोडियम और मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282, सोडियम का है 281, तो हम ये कहते हैं सोडियम के वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ज्यादा है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा मैग्नीशियम में है, तो इसीलिए इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और साइज की जहां तक बात है, मैग्नीशियम छोटा भी है, तो हर लिहाज से कहें तो मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट जिसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, एटम एटम के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर इनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो हार्डनेस ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो यहां से इस बात को याद रखना कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूं, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमें याद रखना है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट याद रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस याद रखो, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मीनिंग बताया था कि जब मेटल मेटल के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के नाम से पहचानते हैं। तो ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड के लिए चीजें याद रखना जरूरी है। आपसे पूछ लें सोडियम और मैग्नीशियम कौन है ज्यादा हार्ड, तो जिसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वही ज्यादा हार्ड होगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका है? जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी मैग्नीशियम। इन दोनों में से किसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है? तो तुरंत आप जवाब बता सकते हो कि मैग्नीशियम में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। अब इन कुछ मल्टीपल चॉइस को भी देख लो। विच विल हैव मोर रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर पूछा गया। मैंने अभी बताया था अगर नॉन एक्वस है तो नॉन एक्वस में जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी। तो अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होती है पोटेशियम की, इसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी। विच इज मोस्ट रिड्यूसिंग, अगला क्वेश्चन फिर वही है, ये एक्वस में है। एक्वस में हमने कहा था जिसका साइज बड़ा होता है उसी की रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होती है, लेकिन लिथियम क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से हाइड्रेशन ज्यादा था और ये मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट कहलाया जाता है। मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, जिसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। अगर कंपेयर करोगे तो सोडियम और पोटेशियम को तो वैसे ही छोड़ दो क्योंकि इनके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के पास 2 हैं, कैल्शियम के पास 2 हैं, लेकिन इन दोनों में से मैग्नीशियम का साइज छोटा है, इसीलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। अगला विच विल इजीली रिएक्ट विद O2, मैंने अभी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करोगे मालूम पड़ेगा K की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, अगर K की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो जहां तक सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया की बात है तो आपको यहाँ पर कुछ बातों को याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया के दौरान जब हम किसी भी अल्कली और अल्कलाइन मेटल को अमोनिया में डालते हैं तो सॉल्यूशन में 3 तरह के बदलाव आते हैं। सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है और सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही सोडियम को या किसी भी मेटल को यहाँ पर डाला जाता है अमोनिया में, वो अपने आयन में टूटता है और इन आयन को अमोनिया के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड करते हैं और इस फिनोमिना को हम सॉल्वेशन के नाम से पहचानते हैं। ये कहलाया जाता है अमोनिएटेड कैटायन या अमोनिएटेड मेटल आयन। ऐसे ही हमारे पास अमोनिया होता है जो इलेक्ट्रॉन को भी सराउंड करता है, इसे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इनको अगर हम ऐड करें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनती है x + y अमोनिया और साथ में अमोनिएटेड कैटायन बनते हैं और साथ में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट हमारे पास तैयार होता है। अब हमारा सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एक्साइट होता है। जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है एनर्जी गेन करता है, एक्साइट होता है, फिर वापस आता है और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसे रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ता है, इसीलिए ब्लू कलर का। सॉल्यूशन कंडक्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आयन है और फ्री मूविंग आयन की वजह से कंडक्टिंग होता है। तो मेनली तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लू कलर किस वजह से है, तो आपका जवाब होगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर आपसे पूछते हैं कंडक्टिंग किस वजह से, तो आपका जवाब होगा दोनों की वजह से, अमोनिएटेड मेटल आयन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से।
अगर पूछते हैं कि पैरामैग्नेटिक है किस वजह से, तो आपका जवाब होगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस तरह से हम यहाँ पर इस सॉल्युबिलिटी को याद कर लेंगे। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्लेम कलरेशन का। हमारे पास ये अल्कली मेटल, जैसे ही हम इनको ऑर्डिनरी फ्लेम में डालते हैं, ये एनर्जी गेन करते हैं, एक्साइट होते हैं, जो कि अनस्टेबल स्टेट होती है, फिर वापस आते हैं, एनर्जी को छोड़ते हैं रेडिएशन की फॉर्म में, उस वजह से कलर दिखते हैं। सो दे शो कलर ऑन हीटिंग ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब याद रखिएगा, अगर आपके पास लिथियम है तो ये क्रिम्सन रेड या रेड कलर शो करता है, सोडियम अगर है तो ये येलो कलर शो करता है, पोटाशियम, रुबीडियम वगैरह पेल वॉयलेट कलर शो करते हैं, और सीजियम वहां पे पर्पल या वॉयलेट कलर शो करता है। लेकिन अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम कलरलेस होते हैं। एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को याद रखना है। ये कलरलेस होते हैं, और कलरलेस होने का कारण होता है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ऑर्डिनरी फ्लेम में एनर्जी है ही नहीं जो इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके। हाँ, अगर आप ऑर्डिनरी फ्लेम के अलावा किसी और फ्लेम से एनर्जी दे रहे हैं तब तो एक्साइट हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी फ्लेम के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सके, और इस वजह से ये वहां पर कलर नहीं शो करता। तो इस तरह से आपने बेरिलियम और मैग्नीशियम के कंसेप्ट को भी यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना है, फ्लेम कलरेशन में और ज्यादा कुछ नहीं। जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है, आप समझ सकते हैं ग्रुप 1 के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो ये +1 स्टेट शो करते हैं। वहीं ग्रुप 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और ऑक्टेट पूरा होता है, इसीलिए ये +2 स्टेट को शो करते हैं इन एस ब्लॉक में। और ज्यादा इस टॉपिक पे कुछ नहीं रहेगा। फर्दर आगे बढ़ो, हैलाइड हाइड्रोक्साइड। तो इस ग्रुप के एलिमेंट जब हैलोजन के साथ कंबाइन होते हैं, हैलाइड बनाते हैं, NaCl, NaBr, KCl, KBr, और OH के साथ कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, NaOH, KOH, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी कह सकते हैं। जहां तक हाइड्रोक्साइड और हैलाइड की बात है तो याद रखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब जब आप हीट करते हैं तो कितना स्टेबल होता है। अब सीधी सी बात है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा स्टेबल होगा, और अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर साइज पे। छोटा साइज होगा, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर थर्मल स्टेबिलिटी का आता है तो बस आपने साइज के बेसिस पे जवाब दे देना है। देखो, इस ग्रुप के अंदर साइज का बहुत बड़ा रोल है, हर चीज में साइज की बात आती है, तो आपको साइज के फैक्टर को अच्छे से जानना है। और रिएक्टिविटी की बात आएगी, जितना बड़ा साइज होगा उतना बॉन्ड लेंथ बड़ा होगी, बॉन्ड कमजोर होगा, और उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। आपसे पूछ लें NaCl, NaBr कौन है ज्यादा रिएक्टिव, तो जवाब होगा NaBr, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड आसानी से टूटता है, इस वजह से। अगर आपसे पूछें बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर में याद रखिएगा जैसे जैसे साइज बढ़ता है OH लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। So we can say basic character directly proportional to size। आपसे पूछ लें NaOH, KOH वगैरह में से कौन ज्यादा बेस है, तो KOH, NaOH और MgOH होल ट्वाइस में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका साइज बड़ा है। साइज किसका बड़ा है, सोडियम का। ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। ईज ऑफ हैलाइड फॉर्मेशन इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई इनमें से आसानी से हैलाइड कौन बनाएगा, तो आसानी से हैलाइड वही बनाएगा जो आसानी से कैटायन बनाएगा, क्योंकि जब कैटायन बनेंगे तभी वो हैलाइड से कंबाइन होंगे, और आसानी से कैटायन वही बनाता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो हम कहते हैं जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो आसानी से हैलाइड बनाता है। और अगर मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी ना कहूँ, आपको डायरेक्ट कह दूं कि भाई टेंडेंसी ऑफ हैलाइड फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी NaCl, KCl कौन जल्दी बनेगा, जिसका साइज बड़ा होगा, KCl। अब मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा, मैंने ये कहा कि कौन जल्दी बनेगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर पूछा तो आपको याद रख लेना है जिसका साइज बड़ा होगा वही यहाँ पे जल्दी बनेगा। अब अगली चीज है आपकी फजांस रूल। फजांस रूल ये पूरी इनऑर्गेनिक में कई बार आता है। फजांस रूल का मतलब है स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। इस बात को ऐसे याद रख लो कि साइज ऑफ कैटायन अगर कंपेयर कर रहे हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ये कहा जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर आप साइज ऑफ एनायन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ये यहाँ पे पॉइंट बनता है। इस तरह से हम साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन के बेसिस पे कोवेलेंट कैरेक्टर को बता सकते हैं। अब जैसे आपसे कहा NaCl, KCl,
कंपेयर करना है कोवेलेंट कैरेक्टर। अब क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड यानी एनायन सेम है तो कैटायन को कंपेयर करना है, और कैटायन में क्या कहा है, जिसका साइज छोटा है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। साइज किसका छोटा है, सोडियम का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका हो गया, NaCl का। अगर ये होता NaCl और यहाँ पे कहते आपसे NaBr, अगर NaCl और NaBr होता, यानी यहाँ पर मैं लेता अगर NaBr तो मैं कहूंगा NaBr है, कैटायन सेम है, एनायन कंपेयर करो क्लोरीन और ब्रोमीन, तो हम ये कहते हैं जिस एनायन का साइज बड़ा है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। बड़ा कौन हो गया, ब्रोमीन, तो NaBr का कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा होगा। इस तरह से आप कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बता सकते हो। जैसे देखो, अब एक बार ध्यान रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर। अब यहाँ पूछा है कि मैक्सिमम आयोनिक कौन है, तो पहले आप कोवेलेंट कैरेक्टर में कर दो। एनायन सभी में सेम है तो कैटायन को देखना है, स्मॉलर द कैटायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। पहचानो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। छोटा कैटायन कौन है, मैग्नीशियम, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका साइज छोटा है। फिर इसके बाद है सोडियम और इसके बाद है पोटेशियम, यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर MgCl2 में, फिर इसके अंदर और फिर इसके अंदर। अब KCl, KBr दोनों के दोनों पोटेशियम के हैं, तो अगर हम इसको अरेंज कर लें कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट है MgCl2 में और फिर है NaCl में। KCl, KBr सेम है, कैटायन सेम है, बिगर द एनायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, तो KBr का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा फिर KCl का। ये तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो गया आपके पास, KCl, इसका आयनिक कैरेक्टर आपके पास ज्यादा रहेगा। इस तरह से आपको ये आंसर देने की कोशिश करनी है। स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इस पॉइंट को भूलना नहीं, कभी गलती नहीं करना। आगे, विच विल बी मोर स्टेबल ऑन हीटिंग, थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन। अभी आपको बताया था मैंने थर्मल स्टेबिलिटी साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जवाब हो गया। इनमें से कौन कोवेलेंट है, कौन कोवेलेंट, देखो कैटायन सेम है, कैटायन सेम है, ये है ऑक्साइड O-2, ये है परऑक्साइड O2-2, अगर परऑक्साइड लिखेंगे तो O-1, ये है O2-1 और एक ऑक्सीजन का लिखेंगे तो O-12। तो हम जानते हैं स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन। अब क्योंकि एनायन है तो बड़ा एनायन देखो, एनायन में कहते हैं जिसपे चार्ज बड़ा है वही ज्यादा बड़ा एनायन है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा K2O का, ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। हाइड्रोक्साइड के बेसिक कैरेक्टर की देखिए, जहां तक हाइड्रोक्साइड की बात है, जैसे ये हमारे पास है NaOH, KOH, ये सभी के सभी हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब इनमें सीधी सी बात है, जो जितनी आसानी से OH आयन का लॉस करेगा वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये सब कुछ डिपेंड करता है साइज पे। जिसका साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, वो आसानी से अपने OH का लॉस करेगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और OH आयन के लॉस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो इस बात को यहाँ से याद रख लें कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। NaOH और KOH, क्योंकि K का साइज बड़ा है, बड़ा साइज होने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ऐसे ही अगर आपसे कंपेयर करने को कहा जाए कि भाई एक NaOH है और एक आपके पास MgOH हो, ट्वाइस आपको यहाँ कंपेयर करना है, तो आप समझ सकते हो क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है, तो जिसका साइज बड़ा है वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। NaOH यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। तो S ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर बेसिक कैरेक्टर के अंदर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सामना नहीं करना पड़ेगा। इनके ऑक्साइड हो, जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो भी वो बेस देते हैं। इनके कार्बोनेट हो, इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो भी ये बेस देते हैं। यानी हर तरह के कंपाउंड को जब भी पानी में डिसॉल्व किया जाएगा ये बेस देंगे, बेस फॉर्म करते हैं। इन्हें इसीलिए अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स जिन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। आपको पता होगा जब मेटल के साथ कोई लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे हम कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से पहचानते हैं जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब इस ग्रुप के एलिमेंट का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से लो चार्ज डेंसिटी होती है और इसीलिए ये आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और बड़ा साइज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती है और इसीलिए यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। सिर्फ लिथियम ही है जो कि पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते। पॉलीडेंटेड मतलब जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, जैसे इथाइलिन डाइमीन है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है,
तो लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। बाकी यहाँ जो कुछ भी लिखा है उस पर हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, इतना ही हमारे लिए बहुत है। एक्शन ऑफ एयर की जहां तक बात है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जनरली ऑक्साइड देता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, मेनली ये परऑक्साइड देता है। Na2O2 वैसे तो इसका ऑक्साइड भी बनता है Na2O, लेकिन मेनली अगर कहेंगे तो परऑक्साइड। और बाकी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो सुपर ऑक्साइड देते हैं। ये मेजर प्रोडक्ट हैं। सोडियम ऑक्साइड भी देगा, परऑक्साइड भी देगा, पोटेशियम जो है परऑक्साइड भी देगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड के बारे में ध्यान रखना है कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन। इस पॉइंट को याद रखें, जितना बड़ा साइज उतने ज्यादा सुपर ऑक्साइड। डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। पीरियड में साइज डिक्रीज होता है और सुपर ऑक्साइड की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। आपसे कहा के एंड सी ए किसकी सुपर ऑक्साइड की टेंडेंसी ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, जहां पे साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा के का है, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। आपसे कहा कैल्शियम, बेरियम, इनमें किसकी टेंडेंसी ज्यादा है सुपर ऑक्साइड की, तो क्योंकि बेरियम का साइज बड़ा है इसकी टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। इस हिसाब से आपको बताना है। सुपर ऑक्साइड अपने आप में एक अलग ही कंपाउंड होता है। इस पे खास तौर पे एक क्वेश्चन आता है पैरामैग्नेटिक का। देखिए सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2-1, और O2-1 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन एक बॉन्ड यहाँ ऐसा बनता है जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसे 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है, जो कि अपने आप में अनयूजुअल बॉन्ड होता है। इसी वजह से यहाँ ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है और ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो इसकी खास बात होगी 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का होना, पैरामैग्नेटिक होना, ये खास तौर पे सुपर ऑक्साइड में याद रखना है। परऑक्साइड डायमैग्नेटिक होते हैं, कलरलेस होते हैं। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इस पॉइंट को भी साथ के साथ जब पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त याद कर लिया जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन आ जाएगा भाई इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक, तो जवाब क्या है सुपर ऑक्साइड, ये होता है पैरामैग्नेटिक। कौन कलर्ड, ये है आपका सुपर ऑक्साइड, ये है हमारे पास कलर्ड। इस तरह की चीजों को लर्न करना है। नाइट्रोजन व्हेन बर्न्ड इन एयर फॉर नाइट्राइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड के साथ, क्योंकि नाइट्राइड का साइज छोटा है, लिथियम का साइज छोटा है, छोटा छोटा साइज होने की वजह से ये नाइट्राइड बनाते हैं, बाकी के एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन है जो नाइट्रोजन के साथ आसानी से रिएक्ट करता है, तो इसमें जवाब रहेगा लिथियम, क्योंकि बहुत छोटा साइज है, छोटे नाइट्राइड के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट कर सकता है। इसके बाद बारी आती है कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट एक बड़ा पार्टिकल है एंड कैन बी अकोमोडेटेड बाय बिगर पार्टिकल। एक सीधी सी बात ध्यान रखो, एक छोटे बच्चे के हाथ में एक छोटी सी बॉल दे दो वो आराम से पकड़ सकता है, लेकिन उसी छोटे बच्चे के हाथ में एक बहुत बड़ी बॉल दे दी जाए तो वो आसानी से होल्ड नहीं कर सकता। इसी तरह से कार्बोनेट है, कार्बोनेट का साइज बहुत बड़ा होता है, इसे छोटे पार्टिकल जैसे लिथियम बहुत छोटा होता है, इसे अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे ये बात याद रख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वो आप जवाब अपने आप आ जाएगा। मैंने कहा आपसे सोडियम पोटेशियम कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट बनाएगा, जिसका साइज बड़ा है, पोटेशियम, यहाँ पे जवाब आ जाएगा। इस बात को इस तरह से समझना। तो एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट ऑल कार्बोनेट आर स्टेबल। लिथियम का कार्बोनेट अनस्टेबल है क्योंकि लिथियम बहुत छोटा है, इस बड़े ग्रुप को अकोमोडेट नहीं कर सकता। जहां तक कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी की बात है, ग्रुप नंबर 1 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। ये तो मैंने लैटिस एनर्जी में बताया ही था, क्योंकि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, और लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहां पे लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो वी कैन से इस रिलेशन को भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, जवाब आपका आता रहेगा। कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2 इनसॉल्युबल, इस बात को अलग से याद रखो। सॉल्युबिलिटी में बस सल्फेट ही एक्सेप्शन होता है, बाकी सभी में यही ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये ग्रुप 2 इनसॉल्युबल है, ये पॉइंट याद रखने का। सल्फेट अगला है आपके पास ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2।
सॉलिबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मैंने कहा बाकी सभी में इंक्रीज होती है, सल्फेट में डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है, तो इसको अलग से याद रखो। ग्रुप नंबर 2 में अलग अलग बिहेवियर, पहला मेंबर सबसे ज्यादा सॉल्युबल MgSO4 इट इज ओनली सॉल्युबल, तो अगला है पार्शियली सॉल्युबल और बाकी है इनसॉल्युबल, यानी कि यहाँ भी यही है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप हो जाएगी। सल्फेट बड़ा ग्रुप है तो इसको बड़े साइज का एटम ही अकोमोडेट कर सकता है। क्वेश्चन आ गया लिथियम सल्फेट सोडियम सल्फेट कौन स्टेबल है, तो लिथियम क्योंकि छोटा साइज है इसको अकोमोडेट नहीं कर सकता, वो वहां पे इतना स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे ही नाइट्रेट की बात आती है, ऑल ग्रुप 1 एक्सेप्ट लिथियम गिव नाइट्राइट, ऑन हीटिंग नाइट्राइट्स ऑफ लिथियम इन ग्रुप 2 एलिमेंट गिव ऑक्साइड। ध्यान रखना है लिथियम के अलावा सभी नाइट्राइट देते हैं, KNO3 हीट किया नाइट्राइट दे दिया, LiNO3 ये ऑक्साइड देता है, बाकी सभी जो आपका ग्रुप 2 के एलिमेंट है ये भी ऑक्साइड देते हैं, लेकिन ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट नाइट्राइट। सोडियम को आपने ऐसे हीट किया NaNO3 को तो ये हीटिंग पे क्या देगा NaNO2 देगा, लेकिन अगर MgNO3 को हीट किया, अब क्योंकि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है MgNO3 ये नाइट्राइट नहीं देगा, ये ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा एटसेट्रा। इस तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे। ऑल द नाइट्राइट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ऑल द नाइट्राइट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। और जहां तक स्टेबिलिटी की बात है, नाइट्रेट बड़ा पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल अकोमोडेट कर पाएंगे, तो डाउन द ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी में इंक्रीज होगा। ये पॉइंट बन गया। अगला देखो क्वेश्चन विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कार्बोनेट है, कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, बताया था आपको। विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर Na2SO4 K2SO4, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो इस बात को ध्यान रखना है, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे। तो Na2SO4 आपका एग्जांपल हो गया विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, LiNO3 NaNO3 नाइट्रेट्स आर इक्वली सॉल्युबल, विच इज लीस्ट स्टेबल, मैंने बताया था कार्बोनेट बड़ा पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल के साथ स्टेबल होगा, लिथियम कार्बोनेट यहाँ पे लीस्ट स्टेबल, ये एग्जांपल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खुद से कर सकते हो तो करते जाओ। विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, अब कार्बोनेट है जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा, लेकिन ये ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ऑल आर इनसॉल्युबल, ये यहाँ पे आपका जवाब बनेगा। अगला देखो विच इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, बेरिलियम सल्फेट MgSO4 CSO4 आपके पास दिए गए हैं। अब यहाँ का जवाब आपको देना है कि इन सल्फेट में से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो आपको बताया था सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा BSO4 यहाँ पर आपका रहेगा, विच इज मोर स्टेबल, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, नाइट्रेट का साइज बड़ा है, बड़ा साइज होने की वजह से पोटेशियम नाइट्रेट स्टेबल होगा, विच इज लीस्ट स्टेबल। सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट मैंने बताया था जिसका साइज बड़ा होता है वही ज्यादा स्टेबल होता है। इस तरह से आपका ये यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ऐसे ही इन क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्साइड इज एसिडिक, ध्यान रखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं और डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता है और बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं। तो इस तरह से आपका जवाब आपको दिख ही जाएगा कि यहाँ पे क्या जवाब रहेगा। ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली, कौन आसानी से देगा CO2, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा वही कार्बन ज्यादा स्टेबल नहीं बना पाएगा। जवाब आ गया MgCO3। द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaCO2, अब ये रिएक्शन याद रखने की है, याद रखने का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे जवाब बनता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बताना है आपको। तो यहाँ पर अब ये चीजें तो याद रखने से ही हैं, कैल्शियम आयन आर इम्पोर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग और कैल्शियम आयन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग रेगुलर हार्ट बीट, मैग्नीशियम आयन इम्पोर्टेंट फॉर ग्रीन पार्ट, मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स फॉर ATP। तो इस तरह से आपको ये अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनके जवाब समझने की कोशिश करें, ये याद करने लायक हैं। सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम इन वाटर इज कॉल्ड एज, स्लेक लाइम का सस्पेंशन को हम मिल्क ऑफ लाइम के नाम से, तो अभी ये समझने की नहीं है, सीधा का सीधा याद करने के क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, ऐसे ही इसका जवाब भी यहाँ पर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो ये यहाँ पर भी इस तरह से, तो एक अनयूजुअल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको यहाँ सिखा दिया कि इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये सब कुछ था,
जो आपको एस ब्लॉक के अंदर करना था। हम मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा एक बार एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़ लीजिए। वहाँ पर जो भी चीज़ें हाइलाइटेड हैं उनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।